रेडी। मैं एजाज अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी की ओर से आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रदेश की जनता का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि इन दिनों बिहार ही नहीं, भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन हो रहा है, हुआ है। कुछ अस्तित्व में हैं और कुछ इसी तरह बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय जन विकास पार्टी है, ये काफ़ी सोच विचार के बाद प्रदेश की जनताओं के समस्याओं को देखते हुए उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। और ये विचार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार दास जी के मन में ऐसा एक विचार आया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारा तो उसमें सहयोग होता है, लेकिन जो बेसिक प्रदेश की जनताओं की जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उनसे वो वंचित रह जाते हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। काफ़ी गहन के बाद, काफ़ी विचार के बाद तमाम कुछ पढ़े लिखे जितने भी लोग थे, उन लोगों के साथ बैठकर एक विचार विमर्श किया गया कि क्यों ना एक ऐसी पार्टी का गठन किया जाए जिससे आम जन लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। आज की जो स्थिति है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हों, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं जा पाता। सिर्फ अपने वोट के लिए, अपने लिए वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों के बीच आकर सपने दिखाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे जल जमाव का मुद्दा हो, चाहे सड़क जाम का मुद्दा हो। जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ प्रदेश की भोली भाली जनताओं के बीच जाएंगे और जाकर वो सिर्फ और सिर्फ एक सांत्वना देकर, कुछ हवाई किला बनाकर और कुछ झूठे सपने दिखाकर उनको मोहित कर लिया जाता है। और जो प्रदेश की भोली भाली जनता है वो बहुत जल्द इनकी बातों में शिकार हो जाते हैं और इन पर विश्वास कर कर वो अपना बहुमूल्य मत इनको दे देती है, ताकि हो सकता है कि इनके आने से इनके समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन इलेक्शन के बाद वो समस्याएं वहीं पर नहीं रहती, वो और भी समस्या, जो छोटी समस्या होती है वही समस्या और बड़ी हो जाती है, गंभीर हो जाती है और उस भोली भाली जनता को उसी गंभीर समस्याओं में ही जूझना पड़ता है। फिर कभी कोई मंत्री, कोई नेता आए और फिर पुनः कभी कुभार दर्शन दिए और फिर अपने वो गए, फिर 5 साल के बाद ही उनसे मुलाकात होगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार दास जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री इम्तियाज़ अहमद जी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अमरनाथ महतो जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री गौरव जी, और भी समाज के जो भी प्रतिष्ठित जितने भी और पढ़े लिखे लोग थे, उन सबों के द्वारा मिलकर एक मीटिंग की गई कि भाई क्यों ना एक ऐसी पार्टी का गठन किया जाए कि वो पार्टी जन जन तक जाए, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी बातों को सुने, और जो उनकी मूलभूत समस्या है, जो उनकी बेसिक नीड है, उसको, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो काफ़ी गहन चिंतन के बाद, काफ़ी मंथन के बाद तब जाकर सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और फिर उसके बाद एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम राष्ट्रीय जन विकास पार्टी रखा गया। और ये पार्टी निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत भी है। तो ये पार्टी अभी, वैसे तो इनके मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ये काम करेगी और ज़रूर करेगी, लेकिन अगर पार्टी को मौका मिलता है जनता की सेवा करने का, अगर उनको ऑप्शन दिया जाता है या उन्हें मौका मिलता है, तो निश्चित ही ये पार्टी मुख्य 4 बिंदु पर वो पहले ध्यान देगी। वो पहले इन 4 बिंदुओं को देखेगी और इन 4 बिंदुओं पर पहले वो ध्यान देगी, पहले वो काम करेगी। पहला, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, चूंकि समाज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश का जो भविष्य है वो तभी अच्छा हो सकता है, देश हमारा मजबूत तभी हो सकता है जब इसका नींव मजबूत होगा। और वो नींव क्या है? वो हमारी शिक्षा है। अगर शिक्षा का स्तर हमारा अच्छा हो तो निश्चित ही सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज हमारी सरकार शिक्षा पर जितना पैसा दे रही है या बहा रही है, आप स्वयं सोचें, क्या ये दिया गया पैसा जो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, क्या सकारात्मक रूप से खर्च हो रहा है? क्या सही जगह जा रहा है? जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो भूमिहीन हैं। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन उस पैसे का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सदुपयोग हो रहा है। बहुत सारे भूमिहीन स्कूल हैं जिस स्कूल पे लाखों की संख्या में खर्च हो रहा है, विद्यार्थी की संख्या मात्र 25, 30, 40, 50, किसी न बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जरूर जाती है, लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाती, जो चाहकर भी शिक्षक बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इन दिनों स्कूलों में जो देखा जा रहा है, एमडीएम का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो पढ़ाई पे टीचर क्या ध्यान देंगे? उन्हें तो एमडीएम का ही डाटा बनाने में सारा का सारा समय लग जाता है। ये हिसाब, वो किताब, ये रजिस्टर, वो रजिस्टर, बहुत सारी समस्याएं हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस नीतीश जी की सरकार में तो बेहतर हुआ है, वो ये कि लोगों की आर्थिक स्थिति तो जरूर सुधरी है,
लेकिन इस आर्थिक स्थिति को सुधरने में शैक्षणिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे ऐसे शिक्षकों का भी चयन हुआ है, ऐसे ऐसे भी शिक्षक आ गए हैं जिनको अगर उनसे स्मॉल लेटर ABCD पूछा जाए वो नहीं बता सकते, जिन्हें जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता, जिन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं आता, जिन्हें हर्षी दीर्घी का भी ज्ञान नहीं है, तो वो हजारों की संख्या में पैसा तो उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो गर्त की ओर जा रहा है। जिन्हें खुद नहीं आता वो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत ज़्यादा चरमराई है, बहुत ज़्यादा चरमराई है। तो इस पार्टी का उद्देश्य है कि शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारा जाए। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये बेसिक नीडें हैं, आम लोगों की ये ज़रूरतें हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, हॉस्पिटल्स हों, जो जितने भी सरकारी अस्पताल हों, उनकी व्यवस्था हमसे आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन आम लोगों तक क्या वो व्यवस्था पहुंच पाती है? सरकार की जितनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए स्वास्थ्य के प्रति, क्या वो योजनाएं आम लोगों तक पहुंच पाती है? योजना बीच में ही इतना बंदर बाट होता है कि बस एक बहुत सारी योजनाएं कागज तक ही सीमित हो जाती हैं। आप अस्पताल जाकर वहां की व्यवस्था देखें, डॉक्टर टाइम पर नहीं मिलेंगे, पेशेंट को सही से बेड नहीं मिलेगा, अगर दवाइयाँ लिखी गई तो फला कुछ दवाइयाँ मिल रही हैं तो बाकी दवाइयाँ आप बाहर से खरीद कर लाइए। बीच में दलालों की संख्या बढ़ गई है, उनका वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि आप बहुत मतलब कि समस्या में आ जाएंगे। तो आम लोग यही सोचता है कि सरकारी अस्पताल में जाने से बेहतर है कि अपना अगर कुछ गहना हो, कुछ ज़मीन हो, कुछ घर हो, उसको बेचकर बंधक रखकर ही, लेकिन अच्छी जगह जाकर इलाज कराएं ताकि इलाज हो सके और लोगों को बचाया जा सके। तो लोग हर हालत में यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी जगह, प्राइवेट जगह ही जाकर हम इलाज करवाएं, जबकि ना फंड की कमी मिलती है, न योजनाओं की कमी है, न डॉक्टर्स की कमी है, सारी चीज़ें हैं। फिर भी जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारी गरीब जनता है या आम जनता है, उन तक बहुत सारी योजनाओं जो योजना है वो पहुंच नहीं पाती या उन्हें मिल नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ज़्यादा ये भी दयनीय स्थिति में चल रही है। और तीसरा, जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था, आज मुझे नहीं लगता कि हम सुरक्षित हैं। सरकार जितनी बड़ी बड़ी वादे कर लें, जितना भी कुछ वो कह डाले, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के सोचा जाए तो इन दिनों ना तो हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं, क्योंकि आप बिल्कुल निर्भीक होकर आप कहीं आ जा नहीं सकते। हमारी माएँ बहनें निर्भीक होकर वो स्वयं कुछ कहीं जाना हो, आना हो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा करप्शन और क्राइम बढ़ गया है कि लोगों को इन दिनों अपने आप को
सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। प्रशासन के द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और बड़े अगर उनसे कंप्लेन भी किया जाए, कहीं अगर कुछ एफआईआर दर्ज किया जाए तो जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होता है कि ये मेरे एरिया में नहीं है, ये मेरे एरिया में नहीं है। एफआईआर अगर दर्ज हो गया तो उसके लिए फिर आगे बहुत सारी, अगर किसी ने किसी चीज़ में गवाह अगर दे दिया कि हाँ, तो फिर लीजिए प्रशासन को उसके द्वारा फिर वो आदमी प्रताड़ित होता है। मतलब निर्भीक होकर कोई भी आदमी न किसी की मदद करना चाहता है और न ही प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया देखने को मिलता है। तो सुरक्षा व्यवस्था का भी एक सुदृढ़, मजबूत और हर आम लोगों तक निर्भीक होकर हमारे प्रशासन पर वो विश्वास रख सकें, उनको अपना हितैषी मान सकें, उनको अपना संरक्षक मान सकें, ये आम लोगों तक यकीन दिलाना होगा। और चौथा, स्वयं रोजगार व्यवस्था। ये तो खुली किताब है कि हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, विश्व के शायद ही कोई ऐसे देश होंगे जहां हमारे बिहारी भाई बहन न हो और अपने टैलेंट का डंका न बजवाया हो। चाहे वो डॉक्टर के रूप में, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। क्योंकि हमारे बिहारियों में टैलेंट की कमी तो है नहीं, और इतना होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। प्रदेश की बात तो छोड़िए, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि अब लोग जीने के लिए निश्चित ही कुछ गलत रास्ते पर चलेंगे कि आखिर उनका जीवन कैसे यापन हो। इन दिनों देखा जाए तो बहुत सारी नौकरियां खत्म हो गई, बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो गई। जिस कंपनी में 500-500 वर्कर्स काम किया करते थे, उस कंपनी में 60%, 70% वर्करों को छांट दिया गया, हटा दिया गया है। तो हमारे पास टैलेंट होने के बाद भी आज बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे प्रदेश की सरकार की उदासीनता। हमारे राज्य में क्या मिनरल्स की कमी है? क्या बिहार में कितनी फैक्ट्रीज हैं? अगर देखा जाए तो बिहार में फैक्ट्री है, जैसे कि आप दरभंगा में ले लीजिए, अशोक पेपर मिल वो बंद है, जूट मिल वो बंद है, रैयाम चीनी मिल वो बंद है। तो देखा जाए तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी बंद की बंद पड़ी है। क्यों? अगर उस फैक्ट्री को चलाया जाए तो क्या हमारे प्रदेश के लोग कार्यरत नहीं हो सकते? क्या वो कार्य उसमें नहीं कर सकते? क्या उनकी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती? लेकिन सिर्फ वादे, लुभावने से लुभावने वादे, रंगीन सपने, हवा में महल का बनाना, जुमलेबाजी, इन सभी चीज़ों को कह कह कर, दिखा दिखा कर सिर्फ समय काटा जा रहा है। एक बात मैं आप सबों से यह बोलना चाहता हूं कि वो देश में बदलाव किसी भी देश में तभी आएगा जब वहाँ की युवाओं में
एक क्रांति पैदा होगा। और जिस दिन युवा अपने अधिकार को समझ गए, उस दिन निश्चित ही प्रदेश ही नहीं देश में बदलाव आएगा, और एक युवा क्रांति ही देश में बदलाव ला सकती है। इसका ज्वलंत उदाहरण विश्व के तमाम बहुत बड़े बड़े देश हैं, जहां सरकार की उदासीनता आई हो, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, जहां अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर हो, और जब लोगों का नीड, जरूरतें, जब बेसिक जरूरतें जब लोगों की जब पूरी नहीं होती दिखती होती है, तब लोगों में, एक युवाओं में एक इनकलाब पैदा होता है। और वही इनकलाब, वही क्रांति देश को एक नया देश बनाता है, और ये एक युवा ही वर्क कर सकता है। मैं सारे अपने युवा भाइयों से, बहनों से ये अपील करता हूं, आप अपने अधिकारों को समझें, आप जाने अपने अधिकारों को। सिर्फ वोट देना जाना और बैलेट पेपर पर या मशीन पर बटन दबाना ही आपका अधिकार नहीं है। आपने अगर बटन दबाया है, आपने अगर वोट दिया है, तो आपका ये पूरा अधिकार बनता है कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। और उसे आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको तय करना है। तो बहुत सारी, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे प्रदेश में बहुत छोटे छोटे गांव हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्वरोजगार, कुटीर उद्योग बना बनाकर उनको एक रोजगार दिया जा सकता है, उनकी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। जब लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों का समस्या दूर होगा, स्वाभाविक है कि उनकी जब आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, तो फिर उनका पेट भरेगा, उनको सुकून और चैन की नींद आएगी, और तब लोगों में एक खुशी एक दिखाई देगा। तो हमारे पार्टी, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का ये सोचना है कि अगर उन्हें सेवा का मौका दिया जाता है, प्रदेश में, देश में अगर सेवा का मौका दिया जाता है, तो निश्चित छोटे छोटे पहले कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। लोगों को सरकारी सहायता दे देकर, सकारात्मक रूप से ये सहायता देकर, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को लगाकर उन महिलाओं को, उन युवाओं को उनके कौशल के अनुसार, उनके टैलेंट के मुताबिक उनको रोजगार दिया जाए। और इस प्रकार छोटे छोटे रोजगार से फिर उसके बाद जितनी बड़ी जो भी फैक्ट्रीज हैं, नई फैक्ट्रीज लगाई जाएं, जो फैक्ट्रीज बंद है उसको पुनः शुरू किया जाए। तो फिर धीरे धीरे फिर हमारा जो विकास है, फिर हम विकास की ओर जाएंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये जो बेसिक जो 4 मुद्दे हैं मेरे, सबसे पहले हमारी पार्टी इन 4 मुद्दों पर ही काम करेगी। और हमारा जो मैनिफेस्टो है, आने वाले 25 अगस्त को हमारे पार्टी का ये 1 साल हमारे पार्टी का होने जा रहा है। तो 25 तारीख को हम लोग अपने मैनिफेस्टो का भी उसी दिन हम लोग उस उद्घाटन करेंगे, और तमाम मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हम अपनी तमाम बातों को आम लोगों तक रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने 4 मुद्दे बताए हैं, पहले मुझे हमारी पार्टी को उन मुद्दों पर ही काम करना है। वैसे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आ रही हैं, तो समस्याओं का आना तो लाजमी है, वो तो आएगा ही समस्या। लेकिन इस समस्याओं से हमारी पार्टी ना हिलने वाली है, ना डरने वाली है। हर संभव से किसी भी रूप में वो किसी से भी
बात करने को, समस्या के निदान के लिए तैयार है। और हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे कि आम जन जन तक हमारी बात जाए, उनकी समस्या का निदान हो, उनका विश्वास जीता जाए। और हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जो उन लोगों का भी यही मानना है, यही कहना है कि जो भी काम हो यहाँ से किया जाए, क्योंकि जब तक आपके मन में शुद्धता, एक दृढ़ विश्वास से अगर काम अगर ना आए या ना करें, तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। समस्याओं का आना जाना लगा रहेगा और मुझे उम्मीद है कि एक दिन सवेरा ज़रूर होगा और इस सवेरा को लाने में राष्ट्रीय जन विकास पार्टी हमेशा हमेशा खड़ी रहेगी, अंधकार से लड़ती रहेगी और हर उन आम लोगों तक उनके साथ खड़े होकर उनके समस्याओं का निदान करती रहेगी। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय राष्ट्रीय जन विकास पार्टी, जय प्रदेश की जनता, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।